जय बच्चों, सभी लोग ध्यान दीजिए। ऑफलाइन बैच चालू होने वाले हैं। ऑफलाइन में एक प्रैक्टिस बैच भी चालू हो रहा है, उसकी तैयारियों में लगे हम लोग। अच्छे से बिल्कुल भयंकर धांसू तरीके से शुरुआत हो। तो ऑफलाइन जिसको आना हो वो ऑफलाइन आ जाए। ऑनलाइन तो चल ही रहा है, ठीक है। ऑनलाइन जब ये वाला बैच जिसको वैलिडिटी बढ़वानी बढ़वा, अब वैलिडिटी नहीं बढ़ पाएगी, ध्यान दो। अब जिसका भी बंद हो रहा है उसको नया एडमिशन कराना है, ठीक है। ओके, चलिए। और 45 ST के बाद में ये वाला बैच क्लोज हो जाएगा, ये वाला बैच क्लोज। और क्लोज के बाद में इसको अगर नए तरीके से न्यू ST के लिए चालू होगा तो उसमें सबको एडमिशन कराना पड़ेगा। इसके बाद कोई वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी। वैलिडिटी पुराने ST1 पार्ट में देखो, इसमें जैसे कोर्स में आप जाते हो ST बैच सिलेबस बैच आता है, उसमें आ जाएगा न्यू ST बैच। तो अगर आप चाहते हो कि न्यू ST बैच में क्लासेस होंगी तो न्यू ST बैच का लेना चाहते हो तो नया एडमिशन होगा। पुराना ही ST बैच इसी को रिवीजन करते रहोगे, इन्हीं क्वेश्चंस को रिवीजन करते रहना होगा, तो आप वैलिडिटी बढ़वा सकते हो, ठीक है। चलिए, तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। मतलब नेक्स्ट क्लास का यही क्लास में मिल रहा है, सॉरी। तो ये हम आगे क्लास देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ध्यान देना, थोड़ा सा एडजस्ट करना अगर आपको दिख ना रहा हो कोई भी चीज़ है। पहले हिंदी इंग्लिश सब आपको हम ग्रुप में सेंड कर दे रहे हैं। ST ग्रुप में ST सेंड कर दे रहे हैं। ग्रुप से ST पहले पढ़ लो बेटा। ग्रुप में ST सेंड कर दी जा रही है। देखिए, आपके सामने ही हम सेंड कर दे रहे हैं। ST नंबर हमारी कौन सी है? 36 नंबर ST है हमारी, जो कि आपके ग्रुप में पहुंच रही है। देखिए, ठीक है बेटा, ये आपके ग्रुप में गई। सब लोग अच्छे से पढ़िए, लगाइए, खोलिए उसका। देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे रहा है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, जो आपके सामने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे रहा है। y बराबर 0.01 sin 100t। अगर आपको ना दिख रहा हो तो हम लिख दे रहे हैं y बराबर 0.001 sin 100t प्लस x। ये दिखी हुई है इक्वेशन, है ना। और कह रहा है एक्स वाई मीटर में, एक्स एंड वाई मीटर, एक्स वाई मीटर में, टी सेकेंड में, तो ये हमें SI यूनिट है। अब आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी क्वेश्चन सही है, तो तरंग की आवृत्ति की बात आ रही है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ अगर हम कंपेयर करें y बराबर a साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस एक्स, तो ओमेगा बराबर यहाँ पर क्या है 100, ओमेगा बराबर 100 है। तो 2f पाई जब करोगे तो f बराबर आएगा 50/पाई हर्ट्ज। तो ये आपका गलत हो गया, फर्स्ट गलत हो गया। लैम्डा निकालना है, ओमेगा टी प्लस के एक्स, के बराबर 1 है तो 2 पाई बाई लैम्डा लोगे जब 1, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 2 पाई। वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस एक्स है, तो वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, के बराबर 1 है तो ये लैम्डा बराबर 2 पाई, तो लैम्डा भी नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी गलत है। अब आपका आता है v बराबर, वेलोसिटी देखनी है तो ओमेगा अपॉन के, वेलोसिटी ओमेगा कितना है 100 है, के क्या है 2 पाई, ठीक है। y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस, तो यहां से आपने क्या किया 50 पाई, 50/पाई मीटर पर सेकेंड, v बराबर ओमेगा अपॉन के। तो यहां पर आपका जो होगा वो 50/पाई मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लोगे तो यहाँ वेलोसिटी आपका 50/पाई आंसर हो जाएगा, धनात्मक है, 50/पाई मीटर पर। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जरा ध्यान दो। ये आपका जो क्वेश्चन दिया है, टू इंटरफेरेंस वेव, दो व्यतिकरण तरंगे आपके सामने, दो व्यतिकारी तरंगे लिखी हुई हैं। तो इंग्लिश में लिखा हुआ टू इंटरफेरेंस वेव इज गिवन बाई, ये टू इंटरफेरेंस वेव है, ये आपके सामने दी गई है, जरा ध्यान दो। टू इंटरफेरेंस वेव ये आपके सामने है, इंग्लिश में वर्जन में लिखा हुआ है इंटरफेरेंस वेव है, टू इंटरफेरेंस वेव आपके सामने, इंटरफेरेंस वेव
y1 y2 दिया गया तीव्रताओं, तो y1 के हिसाब से जब आप y1 बराबर a sin ओमेगा टी करोगे तो 2 पाई को अंदर ले जाओ, लेकिन आपका a1 बराबर 5 आ जाएगा, इसी तरह के a2 बराबर 10 आ जाएगा। अब अगर आप आई मैक्स बटे आई मिनिमम करोगे, आई मैक्स बटे आई मिनिमम, ए मैक्स होता है a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर और ये हो गया a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, तो 10 5 15 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर, सॉल्व किया आपने, 15 का 225 और 5 25, 25 नवीं 225, 9 आ गया, ये इसका आंसर आ गया 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी जल्दी देखते हैं क्वेश्चन, उनको जल्दी आज का बैच ख़त्म करना है और ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन थोड़े तेज कराएंगे, सब लोग ध्यान दें कि क्वेश्चन थोड़े तेज कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिए इंग्लिश में है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में नहीं है, तो आप इंग्लिश वाले ध्यान, आपके सामने कह रहा है ये आपका इफ अ चार्ज क्यू इज प्रेजेंट एट, ध्यान दो, पहले इंग्लिश में थोड़ी देर बड़ा कर दे रहे हैं फिर हिंदी में, ठीक है ना। हम आपको हिंदी में की पढ़ते जाएंगे, ये ध्यान दो, हिंदी वाले इंग्लिश वाले कोई दिक्कत नहीं है। If Q charge is present at all vertex of a equilateral triangle, if force applied by B and C on the vertex A is F, find the resultant force on A। मतलब B और C के द्वारा A पर जो रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और बी और सी की वजह से ए पर एफ बल लग रहे हैं, बी और सी की वजह से ए पर बल लग रहे हैं। तो ध्यान दो, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो आपको करना क्या, बी और सी की वजह से, बी की वजह से जो बल जाएगा वो इसके आगे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस रखा है, प्लस की वजह से दूर जाता है, यहाँ भी प्लस है, इसकी वजह से भी दूर जाएगा, तो ये भी एफ हो गया। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 होगा, ये 60 होगा, तो ये भी 60 होगा। तो बस यहाँ पर आपको जो ए पर रिजल्टेंट फोर्स है, तो ए पर एक एफ इधर जा रहा है, एफ इधर जा रहा है, एफ एफ बीच का एंगल 60, तो रिजल्टेंट तुम निकालोगे, अगर दोनों बराबर बल होते हैं तो 2f cos θ/2 से आंसर निकालते हैं। cos 60/2 cos 30 का मान √3/2, 2 से 2 कट गया, f √3 आंसर आ गया, f √3 या √3f, यह आंसर होगा √3f। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ सरफेस एट 60 डिग्री, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर 60 डिग्री पर आपतित होती है, प्रकाश 60 डिग्री पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत, परावर्तित एंड अपवर्तित एवं अपवर्तित, ये लिखो, परावर्तित और अपवर्तित किरणें लिखा हुआ है ना, परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत मतलब रिफ्रैक्टिंग रे एंड रिफ्रैक्टिंग रे फॉर्म्स इंसिडेंट, रिफ्लेक्टिंग रे एंड रिफ्रैक्टिंग रे, जरा ध्यान दो, रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग दोनों परपेंडिकुलर मिल रही हैं, रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग बोथ परपेंडिकुलर। तो आपसे कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान क्या होगा। तो जब कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि आपको रिफ्लेक्टिंग रे और रिफ्रैक्टिंग रे ये दोनों परपेंडिकुलर मिल जाए, तो समझो ध्रुवण की कंडीशन होनी है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन परपेंडिकुलर हो जाए तो ध्रुवण होता है और म्यू बराबर tan IP अप्लाई होता है, बस बात खत्म। अब tan IP 60 डिग्री पे आरोपित हुआ था, तो tan 60 का मान √3 होता है और √3 का मतलब होता है 1.732, ये आंसर होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी नंबर 1.732। कभी भी आपसे रिफ्लेक्टिंग रे और रिफ्रैक्टिंग रे को परपेंडिकुलर बोला जाए, रिफ्लेक्टिंग रे और रिफ्रैक्टिंग रे को कभी भी परपेंडिकुलर बोला जाए, तो तुम ये हर बात समझ लेना, रिफ्लेक्टिंग रे और रिफ्रैक्टिंग रे को परपेंडिकुलर बोल दिया जाए तो दिमाग में बैठा लेना कि वहाँ पर ध्रुवण होगा, म्यू बराबर tan IP अप्लाई होगा। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर देखिए, 2 प्लेन मिरर फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 2 प्लेन मिरर 60 डिग्री एंगल फाइंड करते हैं, उनके बीच में एक बल्ब है, फाइंड द नंबर ऑफ इमेज। 2 प्लेन मिरर अगर आपको बड़ा करके समझना है तो ये देखिए, 2 प्लेन मिरर आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 प्लेन मिरर
forms an angle of 60 degree. Two plane mirror forms an angle of 60 degree and a bulb is present between them. Two plane mirror forms an angle of 60 degree and a bulb is present between them. Find the is present between them. Find the अब find the पूछा गया है कि find the number of image. Find the number of image. इमेज पता करनी है. इंग्लिश में लिखा हुआ भैया पढ़ लेना, साफ साफ लिखा हुआ है. दो समांतर तल पर 60 डिग्री पे झुके हुए हैं, उनके बीच एक वैद्युत बल्ब रखा जाता है. तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो 60 डिग्री है. अगर 60 डिग्री है दोनों के बीच 60 डिग्री है तो 360/60 करो, 6 आया. इवन है, इवन जब आंसर आता है तो इवन से एक माइनस किया जाता है, आंसर हो गया 5. इवन आता तो 5, क्योंकि देखो 360/θ अगर वैल्यू इवन आती है तो -1 करते हैं, 3 से -1 करते हैं. अगर ये वैल्यू ऑड आती है तो यही आंसर हो जाता है, ये ध्यान देना. और क्योंकि यहाँ पे मिड पॉइंट बोला नहीं गया है तो उनके बीच एक वैद्युत बल्ब रखा जाता है. बीच बोला गया है, मिड पॉइंट नहीं बोला गया है, ध्यान दो. तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम हिंदी में और इंग्लिश दोनों के लिए करा रहे हैं, समझिए. वहाँ पर आपको जो हमने भेज दिया है, सेंड कर दिया है PDF, वो इंग्लिश हिंदी दोनों में है. डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, अच्छे से सोल्यूशन नोट कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन देखिए. ये एक्चुअली टाइपिंग से टाइप किया, वो सीधा सीधा साइड लंबा ज़्यादा टाइप कर दिया उन्होंने, इस तरीके से नहीं टाइप किया, इसलिए यहाँ पे मैच करने में दिक्कत हुई. इफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, जरा ध्यान दो. इफ एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, इफ मिरर इज फोकस्ड एट 4.5, देन कैमरा शुड बी फोकस्ड एट. इसका मतलब ये हुआ समतल दर्पण के सामने 3 मीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब का फोटो खींचना है. तो समतल दर्पण के सामने 3 मीटर की दूरी पर है, जरा ध्यान दो, और कह रहा है इसका फोटो खींचना है. दर्पण से 4.5 मीटर दूर स्थित कैमरे को, ये 4.5 मीटर दूर स्थित कैमरा है. वस्तु के प्रतिबिंब का फोटो खींचना है, तो ये 3 मीटर इसका प्रतिबिंब हो जाएगा. अच्छा, प्रतिबिंब हो जाएगा तो इसको यहाँ तक थोड़े फोकस, ये तो दर्पण में ही बन रहा होगा ना, तो इसको तो केवल 4.5 ही फोकस करना होगा, बस. बात करें 4.5 मीटर, ठीक है ना. आंसर कितना हो गया? 4.5 मीटर, क्योंकि उसके अंदर थोड़े फोकस कर ले जाओगे, तो वो तो तुम्हें दर्पण तक ही फोकस करने से आ जाएगा ना. बस बात करें 4.5 मीटर फोकस करना होगा. कुल लोग क्या जोड़ लेते हैं, 4.5 ये, कहीं इसका इमेज ये 7 की, ये 3 मीटर ये हो गया, कहीं अच्छा इसकी खींचनी है तो यहाँ से यहाँ तक जोड़ के 7.5, तो अंदर थोड़ी चले जाओगे. इमेज तो यहीं से तुम्हें, कैमरा तो यहीं फोकस करना पड़ेगा ना, दर्पण पर. अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. एक पदार्थ वायु में उत्तल लेंस की तरीके, पानी में अवतल लेंस की तरीके, मतलब नेचर चेंज हो रहा है. एयर में कह रहा है एन ऑब्जेक्ट बिहेव लाइक कॉन्वेक्स, एयर में वो कॉन्वेक्स बना रहा है, और वाटर के अंदर जाने पर जाकर कॉनकेव. इसका ये मतलब हुआ कि जो वस्तु है वो एयर में और वाटर में आने से कम, तो ये अपने से ज़्यादा में नेचर होता है. तो इस ऑब्जेक्ट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या जो लेंस का ये जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेस देन वाटर होगा, लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्रेटर देन ऑफ एयर. एयर से तो ज़्यादा होगा लेकिन वाटर से कम होगा. तो आंसर हुआ वायु से अधिक परंतु पानी से कम. इस ऑब्जेक्ट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, क्योंकि इसकी नेचर बदल रही है, नेचर अपने से ज़्यादा में बदलती है, तो वाटर में जाने पे नेचर बदल रही है. तो ये जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि नेचर जब बदल गई तो इसका मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और ऑब्जेक्ट का कम है, तो इसका आंसर होगा कि ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से तो कम होगा लेकिन एयर से ज़्यादा होगा. अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन आपका सामने है कि कलर ऑफ एब्रिएशन, जो कलर ऑफ एब्रिएशन होता है डिपेंड्स अपॉन कलर ऑफ एब्रिएशन. तो इसको थोड़ा डार्क करोगे जैसे कल किया था. इंग्लिश वाला यार छोटा नहीं कर पाऊंगी, इंग्लिश वाला मतलब इंग्लिश के जो क्रॉप करते हो उसकी यार फाइल चेंज कर लो ना, है
देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एब्रिएशन होता है, वर्ण विपथन होता है, तो अच्छी वर्ण विपथन जैसे हमने उस कल भी बताया था, वर्ण विपथन होता है जैसे एफ आर माइनस एफ वी, तो ये डिपेंड करता है ओमेगा गुणे एफ वाई। एक्चुअल में एफ आर माइनस एफ वी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फोकस दूरी के समानुपाती होता है, फोकस दूरी के सीधे समानुपाती, बी नंबर। इसका आंसर बी नंबर होगा, फोकस दूरी के सीधे समानुपाती। ठीक है बेटा, हमने कंटास ज़्यादा करा दिया है, आपको चेहरा भले मेरा काला दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन दिखेंगे। हम तो गोरे हैं यार, वास्तविकता में कोई टेंशन नहीं है। आगे देखो नेक्स्ट, कौन कोई समझ रहे हो, कौन कोई देख रहा है, बात समझ रहे हो, तो इसलिए तुम लोग देखो, सही है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है देखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म दे रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का अपूर्णांक दे रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कितना दे रहा है, म्यू बराबर कॉट ए बाई टू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म दे रहा है म्यू बराबर कॉट ए बाई टू, और ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है, डेवर एम निकालना है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हम बता दे रहे, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेवर एम बाई टू बटे साइन ए बाई टू, ये अप्लाई कर लो। तो म्यू बराबर जब आप लगाओगे तो कॉट ए बाई टू आ जाएगा, और ये आपका साइन ए प्लस डेवर एम बाई टू बटे साइन ए बाई टू। अब ये कॉट ए बाई टू को कॉस ए बाई टू बटे साइन ए बाई टू कर सकते हो, तो साइन ए बाई टू वाला डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर केवल कॉस ए बाई टू बचेगा। ये तुम्हारा साइन से, क्योंकि देखो नीचे साइन वाला करना खत्म हो गया है, ध्यान देना, ए प्लस डेवर एम बाई टू। अब इसको कॉस साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस थीटा कर लो, 90 माइनस ए बाई टू बराबर साइन से साइन कंपेयर किया, ए प्लस डेवर एम बाई टू, साइन से साइन कैंसिल, 180 माइनस ए बाई टू, और इधर तुम्हारा ए प्लस डेवर एम बाई टू, ये टू कट गया, एक इधर ले आओगे तो डेवर एम बराबर 180 माइनस टू ए आंसर आ जाएगा, डेवर एम बराबर 180 माइनस टू ए, ये तुम्हारा आंसर आ गया। आएगा समझ में, क्वेश्चन आपके सामने है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, एक झरने की ऊंचाई 84 मीटर, ये अभी उस दिन क्वेश्चन करवाया था याला मैंने, एक झरने की ऊंचाई 84 मीटर है, पहले इंग्लिश में पढ़ो फिर हिंदी वाला बड़ा कर देंगे, पहले हिंदी। एक झरने की ऊंचाई 84 मीटर है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर फॉल्स इज काउंटेड इनटू हीट, 50% काइनेटिक एनर्जी हीट में बदल रही, फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर। मतलब इसका ये मतलब है कि एक झरना गिर रहा है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है का 50% हीट में बदल रहा है, तो आपसे कह रहा है कि चेंज इन टेम्परेचर बताओ, डेल्टा टी का मान बताओ। अब हम बात समझिए, अब हम हिंदी वाला बड़ा कर दे रहे हैं, हिंदी वाला आपके सामने कर दे रहे हैं जिससे कि हम सोल्यूशन करेंगे। एक झरने की ऊंचाई 84 मीटर है, वही बात बता रहे हैं, झरने की ऊंचाई, उसकी गतिज ऊर्जा का 50% कन्वर्ट हो रहा है, 50% हीट में कन्वर्ट हो रहा है, गतिज ऊर्जा का 50% इक्वल टू हीट। तो काइनेटिक एनर्जी जो ऊपर से नीचे आओगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या लेते हो, mgh, ऊपर से नीचे, ये नहीं कि काइनेटिक एनर्जी तुम वहाँ पर mv स्क्वायर लगाने लगो यार, काइनेटिक एनर्जी mgh हमने पढ़ाया है का 50% 1/2 और ms डेल्टा टी। अगर अब आपको m से m कैंसिल करना है तो यहाँ पे पानी की विशिष्ट ऊष्मा हमेशा 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस लेनी पड़ेगी, डेल्टा टी निकालना है, और यहाँ हो गया mgh हो गया 84, क्योंकि ऊपर से नीचे 84 हो गया। अब m से m कट गया, g का मान तुमने 10 दिया है, 10 ले सकते हो, 2 से काटा 42 आ गया, 10 गुणे 42 बराबर 4200 गुणे डेल्टा टी, 4200 जब डिवाइड होगा तो 1/10 आएगा डेल्टा टी, तो डेल्टा टी बराबर 0.1 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर आ जाएगा आपका, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा।
कि एक कार्नोट इंजन है, अ कार्नोट इंजन वर्क्स बिटवीन 300 केल्विन एंड 600 केल्विन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। अ कार्नोट इंजन इंग्लिश में देखो, एक कार्नोट इंजन वर्क्स बिटवीन, एक कार्नोट इंजन जो है वो कार्नोट इंजन वर्क्स बिटवीन 300 केल्विन एंड 600 केल्विन। इफ इट वर्क्स 800 जूल इन वन कंप्लीट साइकिल टू वन कंप्लीट साइकिल, देन टोटल ही गिवन टू द सिस्टम। आपसे कह रहा है इंग्लिश में, ये कह रहा है कि वो कितने से कितने के बीच में कार्य कर रहा है, 300 केल्विन से 600 केल्विन। तो इसमें जो T1 क्या मानोगे, बड़ा वाला T1 होता है, छोटा वाला हमेशा T2 होता है। और कह रहा है एक चक्कर में 800 जूल कार्य कर रहा है, तो दी गई ऊष्मा बताना, Q का मान बताना है। तो हम फॉर्मूला इफिशियंसी का लगाते हैं, N बराबर होता है W/Q इंटू 100, या N/W/Q लगा लो, 100% ना करो। और एक N का फॉर्मूला होता है 1 - T2/T1, ये लगा दो। तो ये W 800 हो गया, दी गई ऊष्मा Q हो गई 1 - 300/600 हो गया, 1 - 1/2, 1/2 आ गया, तो Q बराबर 1600 जूल आंसर आ जाएगा। 1600 जूल हीट दी जाएगी, क्योंकि अगर 300 से 600 के बीच कार्य कर रहा है, 300 से 600 के बीच वर्क कर रहा है, तो जो छोटा वाला होता है वो हमेशा T2 होगा, बड़ा वाला हमेशा T1 होगा। छोटा वाला T2 होगा, बड़ा वाला हमेशा T1 होगा। और आपने दक्षता का फॉर्मूला एक बार W/Q लगाया, और एक फॉर्मूला होता है 1 - T2/T1, दोनों को बराबर करके आंसर निकाल दिया 1600 जूल। ठीक बेटा, तो हमारा ये जो आंसर है उससे अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। आ गया, अब अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ PV/T 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। तो PV बराबर होता है nRT, और N बराबर 1 मोल गैस हो गया। अब 1 मोल हो गया, N बराबर 1, तो PV/T का मान हो गया R, और R का मान होता है 8.3 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और या फिर होता है आपका 2 कैलोरी वाला, 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स में जो आंसर हो वो टिक कर लो। अगर 8.4 लिया है तो जूल होना चाहिए, गलत हो गया। 4.2 है कैलोरी है तो 2 होना चाहिए, ये गलत हो गया। नन ऑफ दीज होगा नहीं, क्योंकि ये दिया है कैलोरी के साथ 2, सी नंबर आंसर। तो इसमें जल्दी जल्दी देखना था, हो गया आपका। ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला देखेंगे। ये अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा जरा देखिए। एक बुलेट एक गोली किसी लक्ष्य से टकराती है, एक बुलेट है उसकी गोली किसी लक्ष्य से टकरा रही है। अब बुलेट स्ट्राइक्स अ टारगेट, लिख देख लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है, हम पढ़ते जा रहे हैं, छोटा करते जाएंगे, पढ़ते जाइएगा। अब बुलेट स्ट्राइक्स द टारगेट, अब बुलेट स्ट्राइक्स द टारगेट एंड स्टॉप एंड टेम्परेचर ऑफ बुलेट राइजेस बाय Q। एक बुलेट किसी टारगेट को हिट करती है, उसका टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है। इफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिकम्स 2 टाइम्स, वेलोसिटी को 2 टाइम्स कर दें, देन टेम्परेचर राइजेस बाय, मतलब कि समझो कि एक बुलेट चल रही है, दीवार से टकराई, क्यों बढ़ जाता है। अगर वो 10 से चल रही थी तो क्यों बढ़ता था, अगर 20 से चले तो कितना बढ़ेगा। तो इसके लिए अब हिंदी वाला पढ़ लो, उसके बाद हम समझा रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये साफ साफ दिख रहा है। अब हम इससे समझाते हैं आपको, जरा ध्यान देना। ये होता क्या है, क्वेश्चन में हम आपसे कह रहे हैं कि जैसे ये दीवार है और गोली आके टकरा रही है, तो गोली तो हाफ mv², और जाके जब टकराएगी तो सीधे हीट में बदल जाएगी ms∆T में। जरा ध्यान दो, तो देखो m बदल नहीं सकता, s बदल नहीं सकता, क्योंकि अगर शीशे की लेड की गोली है तो उसका s कांस्टेंट हो गया, और बुलेट है तो m कांस्टेंट हो गया। केवल और केवल ∆T, m बदल नहीं सकता, तो वेरिएबल केवल क्या है, v² और ∆T। तो इसका ये मतलब होगा v² प्रोपोर्शनल टू ∆T, क्योंकि इधर से ये बदलोगे तो इधर से केवल ∆T बदलेगा, तो v² प्रोपोर्शनल टू ∆T। तो इसका ये मतलब होगा ∆T जो ताप बढ़ रहा है वो v² पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर तुमने, जब हमने कहा कि वो लक्ष्य से टकराती है और गोली का ताप क्यों बढ़ जाता है, यदि पूरी गतिज ऊर्जा उसमें बदल जाती है, गोली के वेग को दुगना कर दें, अगर तुम इसको दुगना करोगे 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 गुना, तो ताप कितना बढ़ेगा, 4 गुना। तो जब तुम्हारी v थी तो क्यों बढ़ता था, जब इसको तुम 2v करोगे, दुगना करोगे, तो ये बढ़ेगा 4 गुना, क्योंकि वेलोसिटी 2 गुना बढ़ेगी। तो यहाँ से आपका आंसर आया है जो ∆T बढ़ेगा 4 गुना बढ़ेगा, तो 4 गुना बढ़ा दोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 4Q। ये इस तरीके सॉल्व किया जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिक समझ लो। इसका आंसर डी नंबर हो गया 4Q। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कठिन लग रहे होंगे लेकिन है बिल्कुल सिंपल। 4 गुना बढ़ेगा, 4Q आंसर हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चनों को अगर प्रैक्टिस करनी हो तो थोड़ा सा टाइपिंग में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसको मैनेज करना पड़ेगा आपको। हेलो हेलो, नमस्ते बेटा।
तो ले लीजिए कोर्स, क्या दिक्कत है। उस दिन पढ़ाया था कि भेदन क्षमता जो होती है, पेंट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरे, जो पेंट्रेटिंग पावर होती है, भेदन क्षमता होती है, वो अभी हमने उस दिन बताया था कि भेदने की क्षमता ऊर्जा पे डिपेंड करती है। भेदन क्षमता डिपेंड करती है ऊर्जा पर, और ऊर्जा डिपेंड करती है कि उसको, ऊर्जा का मतलब ये होता है QV होता है, और QV माने विभव होता है, आरोपित विभवांतर पर आंसर हो गया। क्योंकि जितना वोल्टेज अप्लाई करो उतनी ऊर्जा बढ़ेगी, जितनी ऊर्जा होगी उतना ज़्यादा भेद दोगे, ये ध्यान दो, इसलिए ऊर्जा पढ़ाना होता है। तो ये आरोपित विभवांतर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द वेलोसिटी विच ऑफ मास ऑफ पार्टिकल बिकम 2 टाइम्स ऑफ रेस्ट मास। रेस्ट मास का डबल, कितनी वेलोसिटी पर वह वेग जिस पर कण का द्रव्यमान विराम द्रव्यमान का दुगना हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता है, जो मास होता है वो m0 बटे √1 माइनस v स्क्वायर बटे c स्क्वायर होता है। अब 2 गुना, मतलब मास जो है वो रेस्ट मास का 2 गुना हो जाए, 2m0 हो जाए, वैल्यू रखो, 2m0 रखोगे जब, तो ये m0 कट जाएगा, √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, m0 से m0 कट गया। अब ये आप इधर ले आए पूरा, √1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर बराबर 1/2, रूट गया 1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर बराबर 1/4 हो गया, 1 माइनस 1/4 हो गया 3/4 बराबर वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। ठीक है, रूट ले लिया गया तो √3/2 v बाई सी, तो v बराबर आ गया √3/2 इंटू प्रकाश का वेग c। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हुआ सी नंबर, सेकंड नंबर, सॉरी सेकंड नंबर आंसर हो गया। इतने पे जो मास है वो रेस्ट मास का डबल दुगना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, 16वां नंबर है कि ए पृष्ठ ए तथा बी समान विभव पर किसी आवेशित क्यूल को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। अगर विभव समान है, v कांस्टेंट है, तो डेल्टा v 0 हो जाएगा, और q डेल्टा v के हिसाब से जो वर्कडन होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर विभव सेम है तो वर्कडन 0 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेगों का अनुपात q है, अन्य कण पर b आवेश 4q है, तो द्रव्यमान m है, समान विभवांतर, तो अगर हम इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात E बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है, और QV भी होता है, इसी से आप बराबर कर लो, हाफ m1v1 स्क्वायर बराबर q1v1 बटे हाफ m2v2 स्क्वायर बराबर q2v2। अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा,
अब अगर हम बात करें एम दोनों द्रव्यमान एम है तो एम से एम कट गया, तो वी ए बटे वी बी का होल स्क्वायर एक का, और देखो समान विभवांतर बोला गया, समान विभवांतर बोलने का मतलब वी वन वी टू कट गया, क्यू वा पे क्यू और क्यू टू पे 4 क्यू है, क्यू से क्यू कट गया। अब इसका तुमने जब अनुपात लिया तो 1:2 आंसर, वी अनुपात बी बी बराबर 1:2। ये क्वेश्चन हम करवा चुके थे, ये बात ध्यान रखिएगा, एक बार एसटी में ये हो चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ रहा है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, ध्यान दो, ए नंबर। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दी हुई आकृति में, तो आप आकृति दी नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन छोड़ दो, 19 नंबर खत्म करो क्वेश्चन, आकृति दी नहीं गई है भैया तो इसमें आप ये वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए, अगला देखेंगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक 60 वाट के बल्ब को 220 वोल्ट की आपूर्ति चलाते बहने वाली धारा क्या होगी। तो 60 वाट का बल्ब है, 60 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट की सप्लाई से जलाया जा रहा है, बहने वाली धारा का मान, तो अब ऐसे में जब हम बहने वाली धारा निकालेंगे तो वी एम बटे आर करेंगे, वी एम बटे या आर बराबर वी स्क्वायर बाई पी होता है मैक्सिमम, क्योंकि अगर हमने इसका रेटिंग वाला वोल्टेज लिया तो इसकी मैक्सिमम धारा लेंगे, आई मैक्स बराबर पी बराबर वी आई होता है, तो पी बाई वी 60 बटे वी 220, तो 3/11 एम्पियर। हेलो, और उसको भी यार जवाब देना, उसका भी फ़ोन आ रहा है, चाहे बताओ फिर क्या होगा। हैं, हाँ हम ये कह रहे हैं कि तेज हो गए थे, उसका भी फ़ोन आ रहा है। हाँ सुन रहे हैं।
देखिए बेटा अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल देन एनर्जी इज एमिटेड। अगर हम बात करें थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, देखिए इंग्लिश वाला वर्जन पहले देख लो। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल देन एनर्जी इज एमिटेड विच ऑफ दीज ट्रू। तो एनर्जी जो एमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, प्रोटॉन नहीं होगा यहाँ, फोटॉन होगा, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। जो एनर्जी एमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन होती है, फोटॉन, प्रोटॉन उसने टाइप कर दिया, फोटॉन इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। तो ये जो फोटॉन वाली एनर्जी टाइप हो रही है फोटॉन वाली, देन ट्रू एक्स रे फोटॉन हैव हाई एनर्जी। आपको ये देखना है जो फोटॉन निकलता है तो एनर्जी, एक्चुअल में हमने आपको पूरा पढ़ाया था कि एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, गामा रे की एनर्जी मैक्सिमम होती है, फिर एक्स रे होती है और एक्स रे के नीचे सब इससे कम के होते हैं। तो एक्स रे का फोटॉन जो होता है केवल और केवल गामा से कम होता है, बाकी सबसे ज़्यादा होता है। तो एक्स रे फोटॉन हैव हाई एनर्जी देन विजिबल रे फोटॉन, ये बात सही है, ट्रू, क्योंकि विजिबल इसके नीचे आता है, यूवी, यूवी के बाद विजिबल। तो ये तो सही है कि एक्सरे के फोटॉन की एनर्जी ज़्यादा होती है, सही है। एक्सरे फोटॉन हैव लेस एनर्जी देन फोटॉन, ये गलत है। एक्सरे फोटॉन हैव इक्वल एनर्जी देन फोटॉन, फोटॉन कौन सा, देन विजुअल, ये सब विजुअल के लिए गलत। विजुअल रे फोटॉन कैसे है, और नन ऑफ दीज, गलत। तो ये इसका ए नंबर सही है कि विजुअल रे के फोटॉन से एक्स रे का फोटॉन जो होता है वो ज़्यादा होता है, ये ध्यान दीजिएगा। जो विजुअल रे, जो एक्स रे का फोटॉन होता है वो विजुअल रे के फोटॉन से हाई एनर्जी होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे एनर्जी घटती है। तो ये विजुअल रे का फोटॉन जो होता है वो एक्स रे के फोटॉन से कम होता है। तो सबसे ज़्यादा, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक, आई बात समझ में। एक्स किरण फोटॉन 10 प्रोटॉन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा रखता है, यही बात सही है, बस इस बात को टिक कर लो। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन का आयनन विभव कितना होता है, हाइड्रोजन का आयनन विभव होता है 13.6 वोल्ट, ये होता है हाइड्रोजन का आयनन विभव। आयनाइजिंग पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, आयनाइजिंग पोटेंशियल ऑफ, क्योंकि एक्चुअल में आयनन विभव का फॉर्मूला होता है 13.6 बटे एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, लेकिन जब हाइड्रोजन की बात आती है उसका जेड का मान 1 होता है और आयनन के लिए हमेशा एन का मान 1, क्योंकि पहली सेल से निकाल लो, ठीक है। एक्चुअल में आयनन विभव का मतलब ये होता है 13.6 गुणे जेड स्क्वायर, क्योंकि एन का मान तो 1 ही लेना होता है, क्योंकि पहली सेल से निकालना होता है, ठीक है ना, ये ध्यान दो। तो 13.6 बटे जेड स्क्वायर होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन के लिए जेड का मान 1 लोगे तो 13.6 वोल्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल का मतलब ही होता है एन का मान 1। जब ग्राउंड लेवल की बात कर रहा है तो एन का मान 1 हो गया फॉर ग्राउंड लेवल, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है NH/2 NH/2 और एन का मान अगर 1 हो गया तो एंगुलर मोमेंटम ग्राउंड लेवल का हो गया H/2 आंसर, ठीक। अगला देखो, नेक्स्ट स्पेसिफाई रेजिस्टेंस ऑफ वायर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर, विशिष्ट प्रतिरोध, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है रो, वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति पर। तो ना ये लेंथ पे डिपेंड करता है ना ही एरिया पे डिपेंड करता है। तो चौथा सही है, तार की लंबाई और परिच्छेद के क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता, यही सही हो गया। तो लेंथ पे भी डिपेंड नहीं करता, एरिया पे भी डिपेंड नहीं करता, केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसका यही सही है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो लिखेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया एंड लेंथ, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अनोमी प्रतिरोध का उदाहरण है। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का उदाहरण क्या होगा, अनोमी प्रतिरोध का उदाहरण होता है डायोड वाल, डज नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। तो डायोड वाल में भी हम V/I लगाते हैं, डेल्टा V/I बराबर डेल्टा V/R लगाते हैं, लेकिन ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है। डायोड वाल्व यहाँ होता है, ये अनोमिक है। बाकी सब जितने भी वायर हैं, जितने भी तार वाले हैं, तार, वो सब ओम के नियम का पालन करेंगे, लेकिन ये जो वाल्व होते हैं वाल्व नहीं करते हैं, ध्यान दो, क्योंकि उसमें I प्रोपोर्शनल टू V/3/2 में चला जाता है, ये ध्यान दो। डायोड वाल्व अनोमिक हो जाता है, I प्रोपोर्शनल टू V/3/2 चाइल्ड समीकरण का पालन करने लगते हैं डायोड वाल्व, और डायोड वाल्व चाइल्ड इक्वेशन की फॉलो करते हैं, ओके। तो अनोमी प्रतिरोध का उदाहरण कौन है, डायोड वाल्व। तो ये हमारी ST कंप्लीट हो गई। अब हम आपको नेक्स्ट ST में मिलते हैं। जिनको भी डाउट हो वो अपना आराम से लगाएं।
हमने ग्रुप में भेज दी है। इसके अलावा PDF आपके अपलोड भी हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।